हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल एग्री विद जय हिंद में स्वागत है। आज हम डिटेल थ्योरिकल वीट क्रॉप लाए हैं। आज हम वीट के बारे में बात करने वाले हैं और इसका जो बोटेनिकल नेम होता है दोस्तों वो होता है ट्रिटिकम स्पीसीज और इसकी फैमिली होती है ग्रेमिनी। और इसमें क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं 2n बराबर 42 होते हैं। 2n बराबर 42 होते हैं। और जो इसका ओरिजिन प्लेस है वह है साउथ वेस्ट एशिया है। इसका जो ओरिजिन प्लेस है साउथ वेस्ट एशिया है। और जो भारत में गेहूं की निम्न स्पीसीज पाई जाती हैं, भारत में गेहूं की निम्न स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें में से 4 अपने यहाँ उगाई जाती हैं। ठीक है। और जो कि हैं जो ब्रेड वीट कहते हैं इसे। पहली जो मेरी है ब्रेड वीट, जिसे हम इसका बोटेनिकल नेम होता है ट्रिटिकम अस्टिवम। ठीक, इसका जो ब्रेड वीट का बोटेनिकल नेम होता है ट्रिटिकम अस्टिवम होता है। और जो दूसरी है मेरी मार्कोनी मैक्रोनी, जो है मैक्रोनी वीट एक होता है। और इसका जो बोटेनिकल नेम है तो है ट्रिटिकम ड्यूरम। ठीक है दोस्तों। और एक होता है इमर वीट, जो इमर वीट का बोटेनिकल नेम है वह ट्रिटिकम डाइकोकम है। और जो अगला मेरा है तो ये है इंडियन ड्वार्फ वीट जो होता है, इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वह ट्रिटिकम स्पैरोकोकम होता है। इसका जो है तो ट्रिटिकम आइस्पकोरम होता है। ठीक है दोस्तों। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया तो डिस्ट्रीब्यूशन पहले सबसे पहले रूस है। डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले रूस है, फिर अमेरिका है। ठीक दोस्तों। और कनाडा, भारत, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, और तुर्की, ठीक, पाकिस्तान आदि आदि डिस्ट्रीब्यूशन में देश हैं शामिल हैं। ठीक। और इसकी हम बात कर लें तो भारत में निम्नलिखित ट्रिटिकम स्पीसीज उगाई जाती है। ट्रिटिकम स्पीसीज हैं, ठीक है, जैसे ब्रेड वीट है, मैरकोनी है, इमर वीट है, इंडियन ड्वार्फ वीट है। ठीक है, ये भारत की निम्नलिखित ट्रिटिकम स्पीसीज हैं। ठीक है, कितनी? 4 हैं। ठीक। और साथ में हम देख लेते हैं कि यह एक C3 प्लांट है। ठीक है, जो C3 और लॉन्ग डे प्लांट है। ये कौन सा प्लांट है? C3 और लॉन्ग डे प्लांट है। ठीक दोस्तों, लॉन्ग डे प्लांट है। आगे हम देखते हैं इसकी जो क्लाइमेट है दोस्तों। क्लाइमेट में गेहूं मुख्यतः शीतोष्ण जलवायु की फसल है। गेहूं कौन सी है? शीतोष्ण जलवायु की फसल है दोस्तों। ठीक। और इसका जो विस्तार संसार में है, जो पूरे वर्ल्ड में विस्तार है वो कितना है? तो 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर से लेकर, ठीक है, 30 से 60 डिग्री उत्तर से लेकर 24 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिण तक पाया जाता है। कितना पाया जाता है दोस्तों? संसार में 30 से 60 उत्तर से लेकर, ठीक, उत्तर से लेकर 24 से 40 दक्षिण तक पाया जाता है। 24 से 40 डिग्री दक्षिण तक पाया जाता है दोस्तों। ठीक है। और चूँकि यह एक ठंडी एवं शुष्क जलवायु की फसल है। कौन सी? ठंडी और शुष्क जलवायु की फसल है। ठंडी और शुष्क जलवायु दोनों की फसल है। ठीक है। जो फसल है, फसल बोने का समय 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बढ़वार के समय जो फसल बोने के लिए टेम्परेचर है 20 से 22 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। और जो बढ़वार के लिए है, ठीक, बढ़वार का समय जो है तो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक दोस्तों।
जो बढ़वाल के लिए है, ग्रो होने के लिए, तो उसको 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और पकने का समय जो है, पकने की जो समय जो टेम्परेचर है वह 14 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वो उत्तम रहता है। और तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होने पर जल्दी पक जाती है। 30 से अधिक होने पर जल्दी पक जाती है। जो 30 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर, तो फसल जो होगी जल्दी पक जाएगी। ठीक है दोस्तों। और इसका जो हम और बात कर लेते हैं, इसका जो टेम्परेचर होता है, तो और हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। जो इसका न्यूनतम टेम्परेचर होता है दोस्तों, लिख लीजिएगा, जो इसका न्यूनतम टेम्परेचर होता है वह कितना होता है, 4 से, ठीक है दोस्तों, 4 से 4.5 डिग्री सेल्सियस होता है। न्यूनतम टेम्परेचर दोस्तों होता है 4 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कितना है, न्यूनतम टेम्परेचर है। ठीक है दोस्तों, ये न्यूनतम टेम्परेचर है। और जो हम अनुकूलतम की बात कर लें, अनुकूलतम टेम्परेचर की भी बात कर लें, तो इसका होता है 25 डिग्री सेल्सियस। अनुकूलतम की बात जो हम कर लें, अनुकूलतम की, ठीक, अनुकूलतम की बात कर लें तो इसका कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक दोस्तों। और जो हम अधिकतम की बात कर लें तो अधिकतम कितना होता है, 32 होता है, 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम टेम्परेचर इतना ही होता है। ठीक दोस्तों, वीट का। और इसकी हम सॉइल की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो गेहूँ सभी प्रकार की भूमि में पैदा हो सकता है। ठीक है, गेहूँ जो होता है सभी प्रकार की भूमियों में पैदा किया जा सकता है। ठीक, परंतु दोमट और जलोढ़ मृदाओं में गेहूं की खेती सफलतापूर्वक हो जाती है। बट हो तो सब में सकता है, बट जो अच्छी फसल है, अच्छी खेती करने के लिए दोमट और जलोढ़ मिट्टी अच्छी मानी जाती है वीट के लिए। ठीक दोस्तों। और जो आप लोग बताएंगे कि जो पूरे भारत में है तो जलोढ़ मिट्टी जो है तो कितने परसेंट पाई जाती है, तो देखो भारत में जलोढ़ मिट्टी 43% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 43% पाई जाती है भारत में। ठीक, और हम पीएच की बात कर लेते हैं भूमि का, तो इसमें होता है 5 से कितना होता है दोस्तों, 5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। जो सॉयल का पीएच है तो कितना होना चाहिए, 5 से 7.5, 5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। ठीक है। प्रिपरेशन की बात कर लें, प्रिपरेशन ऑफ लैंड की बात कर लें, तो पहले जैसी धारणा थी, ठीक है, कि गेहूं के लिए मिट्टी बहुत ही भुरभुरी होनी चाहिए। देखो, प्रिपरेशन की बात कर लें तो इसमें गेहूं के लिए भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, जिसके लिए 10 से 12 जुताई होती थी। पहले कितनी जुताई होती थी, 10 से 12 जुताई होती थी, परंतु अब यह मान्यता समाप्त हो गई है। अब पहले लोग 10 से 12 जुताई करते थे, ठीक, लेकिन बट अब ऐसा नहीं है। अब वास्तव में खेत के तैयार के समय हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि बुआई के खरपतवार, खेत खरपतवार मुक्त हो जाए। देखो, आजकल ये हो रहा है ना कि हमारे खेत के जो खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाएं बस, ठीक है, मुक्त हो जाएं। भूमि में पर्याप्त नमी हो तथा मिट्टी की पर्याप्त नमी, ह्यूमिडिटी हो, ठीक, और जो मिट्टी इतनी इतनी भुरभुरी हो जाए ताकि बुआई आसानी से उचित गहराई पर समान दूरी पर की जा सके। जो इसकी बुआई है वो समान दूरी पे की जा सके, बस इतनी हमें हो जाए। और गेहूं के जो इसमें और हम एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गेहूं के फल का प्रकार जो होता है तो कैरियोप्सिस होता है। गेहूं के फल का प्रकार जो होता है कैरियोप्सिस होता है। क्या होता है दोस्तों, कैरियोप्सिस। ठीक है, कैरियोप्सिस दोस्तों होता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं जो इसमें होता है इम्प्रूव्ड वैरायटी जो हैं, लोक 1 है, जिसकी ड्यूरेशन मतलब अवधि या
105 से 110 दिन में हो जाती है, ठीक है, पक जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और दूसरी मेरी वैरायटी है WH 147, जो कि थोड़ा टाइम लगता है इसमें, 120 से 125 दिन में तैयार हो जाती है, ठीक दोस्तों। कंचन है, यह भी 120 से 125 दिन में तैयार हो जाती है। जो कंचन वैरायटी 120 से 125 दिन में तैयार होती है। एक राज वैरायटी है जो कि 125 से 30 दिन में वैरायटी 130 दिन में पककर तैयार होती, इसकी अवधि है, ठीक है। सुजाता है 125 से 30 दिन की अवधि इसकी भी है। और C 306 है, इसकी 130 से 135 है, सबसे ज़्यादा अवधि इसी की है, इसकी है, ठीक दोस्तों। आगे बात करते हैं हम। और इसका जो सीड सिलेक्शन एंड इट्स ट्रीटमेंट जो होता है, बीज सदैव प्रमाणित तथा क्षेत्र, बीज सदैव प्रमाणित होना चाहिए, ठीक दोस्तों। और क्षेत्र की विशेष अनुशंका अनुशंसा के उपयोग अनुसार प्रयोग में लाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बीज को सदैव प्रमाणित करके बोएं, प्रमाणित करने के बाद ही सीड की सोइंग करनी चाहिए। बीज में किसी दूसरी किस्म का बीज नहीं मिला होना चाहिए, ठीक। ये भी है कि हमारी जो किस्म है इसमें किसी दूसरी किस्म का बीज नहीं मिला होना चाहिए। बोने के पूर्व बीज के अंकुरण प्रतिशत का परीक्षण अवश्य कर लें कि कितने परसेंट सीड मेरा जर्मिनेट हुआ है, ठीक है, परीक्षण करना चाहिए। यदि प्रमाणित बीज ना हो तो उसका शोधन अवश्य करें। अगर जो प्रमाणित बीज नहीं तो बीज शोधन जरूर कर लें, ठीक है। और बीज शोधन करने के लिए बीज से पूर्व, बोने के पूर्व बीज का उपचार थायराम नामक दवाई, ठीक है, थायराम से करना चाहिए। थायराम नामक दवाई, ठीक है, कितना होना चाहिए? 100 किलोग्राम बीज के लिए 250 ग्राम दवाई, कितना? 2.50 ग्राम दवाई करना चाहिए, ठीक है, 2.5 किलोग्राम दवाई का करना चाहिए। तथा बावस्टीन या विटावैक्स रसायन 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज दर से उपचारित करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 250 है, 250 ग्राम, ठीक। और जो बेटावैक्स है रसायन, ठीक है, इसका हम इस्तेमाल 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करते हैं, ठीक दोस्तों। इसका हम टाइम की बात कर लेते हैं। और बुआई का समय मृदा के ताप पर निर्भर करता है, ठीक दोस्तों। और गेहूं के अंकुरण के लिए जो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान उचित रहता है। देखो, गेहूं जर्मिनेट के लिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है, ठीक दोस्तों। और मृदा ताप 12 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 29 से अधिक नहीं होना चाहिए। इतना टेम्परेचर होना चाहिए, ना 12 से कम और 29 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगला मेरा है असिंचित अवस्था में बोने का उपज। जो असिंचित अवस्था में बोने का उपज समय वर्षा ऋतु समाप्त होने ही मध्यम अक्टूबर से लगभग है, ठीक है। कब बोना चाहिए? तो मध्य मिड अक्टूबर में, ठीक है दोस्तों। सिंचित गेहूं बोने का उपयुक्त समय है नवंबर प्रथम वीक, ठीक। जो सिंचित गेहूं है सिंचित क्षेत्र में, तो इसमें बोने का समय जो है, टाइम ऑफ सोइंग जो है, तो नवंबर का प्रथम वीक, ठीक। और बोने में 30 नवंबर से अधिक देरी नहीं करनी चाहिए। बुआई करने में 30 नवंबर से अधिक देरी नहीं करनी चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। जो पहली सिंचाई, सिंचाई की बात करते हैं। जो पहली सिंचाई है, ठीक है, मुकुट मूल, जो क्राउन रूट बोलते हैं, जिसे हम क्राउन रूट बोलते हैं, वह कितनी और 20 से 25 दिन में करना चाहिए। जो पहली सिंचाई है हमारी, तो 20 से 25 दिन में करनी चाहिए, जिसे हम क्राउन रूट बोलते हैं।
ठीक है। दूसरी जो सिंचाई है, दूसरी सिंचाई कल्ले निकलते समय करें, टिलरिंग और स्टेज। ठीक है। बुआई के लगभग या होती है 40 से 45 डेज बाद। ठीक है। और या करनी चाहिए, जो टिलरिंग इरिगेशन होती है, ये 40 से 45 दिन में करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। आगे है कि गांठ बनने की अवस्था, मतलब लेट जॉइंटिंग। ठीक है। इसमें बुआई 65 से 70 डेज में करते हैं। जो गांठ बनने की अवस्था होती है, इसमें 65 से 70 डेज में करते हैं। ठीक। और इसमें फूल आने में, मतलब फूल आने, फ्लावरिंग स्टेज जो होती है, तो बुआई के 90 से 95 दिन बाद करते हैं। ठीक है दोस्तों। फूल आने की अवस्था, फ्लावरिंग स्टेज में 90 से 95 दिन में करते हैं। और दाने में दूध बन, जैसे मिल्किंग स्टेज जो होता है, दाने में दूध पड़ने के समय, ठीक है, मिल्किंग स्टेज पे बोने के लिए 110 से 25 दिन के बाद की जाती है। मिल्किंग स्टेज में 110 से 25 दिन के बाद की जाती है। ठीक है। दाना सख्त पड़ते समय, ठीक, डाउट स्टेज जो होती है, तो बोने के समय 120 से 125 दिन में सिंचाई की जाती है। 120 से 125 दिन में सिंचाई की जाती है इसमें। ठीक। और इसकी जो सिंचाई स्टेज होती हैं कितनी होती हैं, 6 होती हैं, 6 होती हैं। ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जो फसल पद्धति है, क्रॉपिंग सिस्टम जो होता है, तो एक वर्षीय और द्विवर्षीय फसल चक्र होता है। तो एक वर्षीय में क्या आता है, देखो, मक्का, ज्वार और गेहूँ। मक्का, ज्वार, गेहूँ या एक वर्षीय। ठीक है। धान, गेहूँ एक वर्षीय। धान, गेहूँ, लोबिया एक सब एक वर्षीय। ठीक। मक्का, आलू, गेहूँ एक वर्षीय। ठीक। मक्का, ज्वार, देखो साथ में मक्का, ज्वार, गेहूँ एक वर्षीय, धान, गेहूँ एक वर्षीय, धान, गेहूँ, लोबिया एक वर्षीय, मक्का, आलू, गेहूँ एक वर्षीय। ठीक दोस्तों। अब हम द्विवर्षीय की बात कर लेते हैं। द्विवर्षीय जो फसल है, तो मक्का, गेहूँ, कपास, बरसियम। मक्का, गेहूँ, कपास, बरसियम या द्विवर्षीय। धान, गेहूँ, ज्वार, चना द्विवर्षीय। ठीक दोस्तों। अब हम रोग की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो गिरवी रोग होता है, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, तो गिरवी रोग लगता है। ठीक। गिरवी रोग लगता है, लोज स्मट लगता है, झुलसा रोग लगता है, और एक होता है पाउडरी मिल्डू रोग लगता है स्मेट लगता है। ठीक दोस्तों। और जो इसमें हम इंसेक्ट की बात कर लें, तो इसमें कटवार्म लगता है, स्टेम्बोरल लगता है, एफिड लगता है, आर्मी वार्म लगता है, रॉड कंट्रोल लगता है। ठीक है। ये इतने इसमें रोग लगते हैं, इंसेक्ट लगते हैं। ठीक। काफ़ी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये। और जो इसकी हार्वेस्टिंग होती है इसकी, और थोड़ा हम एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। इसमें जो जलमांग होती है, इसमें जलमांग होती है 550 से 650 mm। कितनी होती है जलमांग, 550 से 650 mm जलमांग इसकी होती है। ठीक है। और हम जो बात कर लेते हैं, इसमें एक करनाल बंट लगता है। इसमें क्या लगता है, करनाल बंट लगता है। इसका जो रोगजनक होता है करनाल बंट का, इसका होता है नोसिया इंडिका। ठीक। करनाल बंट जो इसमें लगता है, बात कर लेते हैं करनाल बंट की। करनाल बंट जो होता है, तो इसका जो रोगजनक होता है, तो क्या है, नोसिया। क्या है दोस्तों, नोसिया इंडिका। क्या है दोस्तों, नोसिया इंडिका। ठीक है। और इसमें एक रोग लगता है ब्लैक
ब्लैक या स्टेम रस्ट, ठीक है। इसमें कौन सा लगता है रोग, एक ब्लैक या स्टेम, तो इसको ब्लैक या स्टेम का जो रोगजनक है तो पक्सीनिया ग्रिमिनिस टिट्रिसाई है। क्या है दोस्तों, पक्सीनिया ग्रिमिनिस टिट्रिसाई है, ठीक है। ये दोस्तों दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और जो इसकी बुआई करते हैं, मतलब जो इसका हम आगे की हाँ हार्वेस्टिंग देखते हैं, हार्वेस्टिंग एंड ट्रेसिंग, ठीक है। जो फसल होती है, फसल का तैयार होने पर कटाई, ठीक है, पककर तैयार होने पर कटाई करना चाहिए, ठीक है। जब गेहूं के दाने पककर सख्त हो जाए, हमें कब कटाई करना चाहिए, जब पूरी क्रॉप मेच्योर हो जाए, पूरे पक जाए दाने, ठीक है। और इसमें नमी का अंश 20 से 25% तक हो। इसमें नमी कितनी पाई जाती है कटाई के स्टेज पे, तो कितनी पाई जाती है, 20 से 25 दोस्तों, इसमें 20 से 25% नमी पाई जाती है, ठीक। और जो होता है इसमें कटाई के पश्चात फसल को 2 से 3 दिन खलिहान में सुखाकर थ्रेसिंग सख्त से चलित थ्रेसर से की जाती है, ठीक है। कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग करके कटाई, ओसाई एवं साथ ही की जाती है। तो इसमें जो 2 से 3 दिन के लिए सूखने के लिए डाल दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं जो इसकी ईल्ड एंड स्टोरेज की बात करते हैं, तो इसमें जो बोनी ड्वार्फ वैरायटीज़ होती हैं, इसकी जो उपज होती है, ईल्ड जो होती है तो 50 से 60 कुंटल होती है, 50 से 60 कुंटल होती है प्रति हेक्टेयर दाने की, ठीक है। और जो इसमें जो होता है भूसे की उपज होती है तो 80 से 90 कुंटल प्रति हेक्टेयर भूसे की उपज होती है, ठीक। और जो देसी लंबी किस्में जो होती हैं तो इसमें 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती हैं दोस्तों, 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। आगे बात करते हैं जो सुरक्षित भंडारण हेतु दानों में 10 से 12 से अधिक नमी होनी नहीं चाहिए। जो इसका स्टोरेज टाइम होता है, स्टोरेज टाइम में इसका 10 से 12% नमी होती है, ठीक है, 10 से 12% नमी होती है इसमें, ठीक। आगे बात करते हैं, हमारी स्लाइड यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। ये क्रॉप पूरी थ्योरिकल हो चुकी है। आपको हम अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक दोस्तों, आपको हम अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।